उनसे जो है लगातार इस पूरे संघर्ष में आप लोगों के वो साथ रहे हैं, चाहे वो आंदोलन हो या फिर सरकार से जो बातचीत रही हो उसका हिस्सा रहे हैं। और मैं चाह रही थी कि जो सीधे हैं आप लोगों के बीच से उठे किसी जो व्यक्ति है उनसे बात हो, और इसीलिए आज उनको जोड़ने की कोशिश जो है मैंने की। और जगदीश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगदीश शास्त्री जी, मैं आप लोग को एक बार बता दूं कि प्रदेश प्रवक्ता है अतिथि शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के। आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी में। और माफी कुछ टेक्निकल इशू की वजह से जो है जुड़ नहीं पाए आप, लेकिन ठीक है। जगदीश जी आवाज आ रही है? अतिथि शिक्षक जो है, आवाज आ रही है? बिल्कुल मुझे आपकी आवाज मिल रही है। आप मिल रही है? जी हाँ, जी हाँ जी। तो जी जगदीश जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि काफी लंबे वक्त से आप लोग जो है सरकार से अपनी मांग किए बैठे हैं कि आपको नियमित किया जाए। और कई शिक्षक ऐसे हैं जो 14-15 साल से अतिथि शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने उनकी मांग ही नहीं मांगी है। अभी जो भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है उसमें क्या क्या परेशानी आप लोगों को सामने आ रही है, वो मुझे थोड़ा विस्तार से बताएं। अभी जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसके पहले मैं शुरुआत से आपसे बात करता हूँ। लगभग 15 वर्ष अतिथि शिक्षकों को सेवाएं देते आए हो गए। लगभग 15 वर्षों से अतिथि शिक्षक सेवाएं दे रहे हैं और नियमित 100% विद्यालय खोलने से विद्यालय बंद करने तक हम लोग सेवाएं देते हैं। उस सेवा के आधार पर हम लोगों ने अनेक आंदोलन किए, सरकार से हमारी बातें मनवाने के लिए सरकार से हमारी वार्ताएं हुई, मुख्य सचिवों से हमारी चर्चाएं हुई। उस आधार पर इस शिक्षक भर्ती में 2018 में जो एक लोक सेवा एक गठन किया गया जिसके आधार पर सेवा भर्ती हो रही थी, उसमें इन्होंने एक बिंदु रखा कि अतिथि शिक्षकों को सेवा का लाभ दिया जाए। उसमें जो टोटल भर्तियां होना है उसका 25% आरक्षण अतिथि शिक्षकों के लिए रिक्त किया गया। लेकिन उसके बाद कोरोना काल में डिले होती गई, भर्तियां गई, लेकिन जो नियम बने उनको अधिकारियों ने अपनी मनमानी तरीके से बदलते गए। इस प्रकार के नियम, कठिन नियम उन लोगों ने बना दिए कि उन रिक्त जो आरक्षण हमारे लिए बनाया गया था उसका लाभ अतिथि शिक्षकों को बिल्कुल भी कहीं नहीं मिला। आज 70,000 अतिथि शिक्षक मध्य प्रदेश में है, 90,000 रिक्त पद शिक्षा विभाग में खाली है। हम लोग तो यही कह रहे हैं कि हमने इतना मेहनत की है, आपके बच्चों को परिणाम दिए, आप उस आधार पर अतिथि शिक्षकों को विभागीय पात्रता परीक्षा लेकर नियमित कर दीजिए। उस श्रृंखला में अतिथि विद्वानों की तरह हम मांग कर रहे हैं कि आप अतिथि विद्वानों की तरह सबसे पहली सीढ़ी आप जो प्रक्रिया करें उसमें हमें 12 माह का कार्यकाल और 62 वर्ष की आयु तक हमारा सेवा काल कर दे और प्रक्रिया और विभागीय पात्रता परीक्षा लेकर हम लोगों को नियमित किया जाए। जी जगदीश जी, सरकार की तरफ से लगातार आश्वासन मिला है, लेकिन अभी तक जो कदम ठोस उठाए जाने चाहिए थे आप लोगों के वो नहीं उठे हैं। और अभी जैसा कि आप बता रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया के लिए 25% के आरक्षण की बात की गई थी शिक्षकों के लिए, लेकिन वो भी होता नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में अब आप लोगों की अगली रणनीति क्या रहेगी? अभी 7 दिन पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो अतिथि शिक्षकों के मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरने की जिन्होंने बात की थी और इस सरकार को ही उन्होंने हमारे मुद्दे को लेकर बदल दिया। अतिथि शिक्षकों को मुद्दों को लेकर सिंधिया जी भाजपा में आए और उन्होंने सरकार को बदला। लेकिन सिंधिया जी अब मंत्री बनने वाले हैं, लेकिन अतिथि शिक्षक आज भी उसी स्थिति में है। मात्र मजदूरी से भी कम वेतन पर हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी रणनीति तो यही है कि हम अभी तक निवेदन कर रहे हैं, ट्विटर पर हमारा अभियान चल रहा है अतिथि शिक्षकों का, हम कोर्ट के माध्यम से भी लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये जो शिक्षक भर्ती में गलत नियम बनाए गए हैं वो पुराने नियमों को वापस संशोधित किया जाए और अतिथि शिक्षकों को इसमें पूरा लाभ 25% आरक्षण में मिले और बचे हुए अतिथि शिक्षकों की विभागीय पात्रता परीक्षा हो। क्योंकि अब हम उस स्थिति में है कि अब हम कहीं जा भी नहीं सकते। 15 वर्ष तक हम लोगों ने सेवाएं दी। अनेक अतिथि शिक्षक आज ओवर एज हो चुके हैं। 15 वर्ष तक सेवा देने के बाद उनका भविष्य अंधकार में है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने हमें आश्वासन दिया था कि आप चिंता न करें उपचुनाव के पूर्व भी और चुनाव के पूर्व भी मंचों पर कि मैं आपका भविष्य सुरक्षित करूंगा। लेकिन 500 से अधिक अतिथि शिक्षक इस कोरोना काल में कवलित हो चुके हैं।
शिवराज सिंह जी चौहान, उनको भी कोरोना वॉरियर्स में नहीं ले रहे, उनके भी परिवार भूखमरी की ओर है। लगभग 500 अतिथि शिक्षक आत्महत्याएं कर चुके हैं। इतनी विकराल स्थिति मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों की है। जी जगदीश जी, कोरोना काल में जिस तरीके की परेशानियां हमने देखी, हर तबके के मनुष्य को झेलनी पड़ी, खासतौर पे अगर आप लोगों की बात की जाए क्योंकि शिक्षकों की, तो क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन शुरू हो गया, क्लासेस बंद हैं, तो क्या कुछ परेशानियां आप लोगों को, तमाम प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को झेलनी पड़ रही है कोरोना काल के समय? पिछले कोरोना काल में भी प्रधानमंत्री जी का आदेश था कि जो लोग घर बैठे हैं उनको भी वेतन दिया जाए, लेकिन पिछले कोरोना जून का वेतन आज तक अतिथि शिक्षकों को नहीं मिला। इस बार भी जून का जो बजट है वो मुख्यमंत्री जी ने सेंक्शन करा, लेकिन अधिकारियों के द्वारा मनमानी की जा रही है कि अतिथि शिक्षकों ने कोई सेवा नहीं दी है मई जून में, इसलिए उनको वेतन नहीं दिया जाए। मेरे पास आ रहा है, जबकि कोई भी कर्मचारी या कोई भी व्यक्ति लॉकडाउन में घर से बाहर नहीं निकला और वेतन सबको मिले, तो फिर इस प्रकार का भेदभाव रवैया अतिथि शिक्षकों के साथ शासन द्वारा क्यों अपनाया जाता है? हम ये कहते हैं कि हम भी विद्यालय खोलते हैं, 100% परिणाम देते हैं, और आज 15 वर्षों से शिक्षक भर्ती नहीं हुई, पूरी शिक्षा व्यवस्था किसने संभाला है? और आप आरटी की बात करते हैं, आज प्रमोशन आपने दे दिया बच्चों को, आपने वहां आरटी के रूल्स, जो शिक्षा के अधिकारियों के नियम की आपने चिंता नहीं की, उनको शिथिल करते हुए हर क्लास को, केंद्रीय विद्यालय तक के बच्चों को आपने प्रमोशन दे दिया। लेकिन जहां हम लोगों की विकेंद्रीकरण की बात आती है, अधिकारी हर जगह शिक्षा के अधिकारों के नियम की बात करते हैं। इसलिए सरकार अगर चाहे, सरकार का अगर मन हो, तो वो निश्चित रूप से हम लोगों का भला कर सकती है, और अगर नहीं करेगी तो हमने सरकार से मांग की है कि हमको इस स्थिति में कहां जाएंगे, कि हम बेरोजगार सकते हैं, क्योंकि हम 15 वर्षों से शिक्षक की तरह काम कर रहे हैं। जी जगदीश सिंह, देखिए आप लोग एक लंबे समय तक भोपाल में, जो कि राजधानी है मध्य प्रदेश की, वहां पर धरने पर बैठे हुए थे। हमने देखा था तस्वीरें उस वक्त की, कई महिला शिक्षकों ने अपने जो है सर तक मुंडवा लिए थे कि इस आदमी की शायद सरकार का दिल बदलेगा और जो मांग है वो मानी जाएगी। अब जब आप बता रहे हैं कि तमाम तरीके की जो जिस तरीके से भर्ती प्रक्रिया में भी वो मांगे नहीं मानी गई है, तो आगे आप लोगों का प्लान क्या रहेगा? क्या आप लोग की रणनीति होगी? क्या आप एक बार फिर अनशन पर बैठने वाले हैं? क्या कुछ आप लोग की रणनीति आगे है? अभी तो हम सरकार से, हमारी वार्ता चालू है, हम सरकार से मुख्यमंत्री तक पहुंचना चाहते हैं। एक बड़ा दुर्भाग्य आकांक्षा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपके चैनल के माध्यम से बात पहुंचे, हम सैकड़ों बार मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास कर चुके, लेकिन मुख्यमंत्री जी की एक आधिकारिक बैठक आज तक अतिथि शिक्षकों के साथ नहीं हुई। हम मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते, हम मुख्यमंत्री जी को अपनी पीड़ा बताना चाहते। हम शिक्षा मंत्री जी के बंगले पर जब जाते हैं, उन्हें पता चल जाता है अतिथि शिक्षक आया, तो वो पीछे प्लेट से निकल जाते हैं। बताइए, हम आपका अंग है, शिक्षा मंत्री जी कहते हैं हम आपका अंग है, आपके विद्यालयों को संभाल रहे हैं। आप इस प्रकार का भेदभावपूर्ण रवैया अगर हमारे साथ अपनाएंगे तो निश्चित एक बड़ा जो संगठन है हमारे साथ है, आज हम 70,000 लोग हैं और पूर्व काम कर चुके, अगर अतिथि शिक्षकों को जोड़े तो 1,70,000 अतिथि शिक्षक और परिवार सहित एक बहुत बड़ा वोट देंगे। लेकिन हम इतना बड़ा, हम इस प्रकार का दबाव नहीं बनाना चाहते। मुख्यमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से बात पहुंचाना चाहता हूँ कि अतिथि शिक्षक संघ का एक प्रतिनिधिमंडल अपनी वेदना आपको सुनाना चाहता है। आप हमें समय दीजिए, आप उसके बाद जो भी आप हमें देंगे हमें स्वीकार होगा। आपने 25% आरक्षण दिया, आप उसे भी तो सही तरीके से लागू करिए, उसमें विसंगतियां इतनी है आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि उससे हम लोगों का कुछ भी नहीं हो रहा है, हम लोगों को अधिकारी विसंगति पूर्ण नियमों में फंसा रहे, ये बात हम मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी से अनेकों प्रयास किए जा चुके, आज तक आधिकारिक बैठक माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने हमारे संगठन के साथ नहीं की, जबकि पूरी शिक्षा व्यवस्था अतिथि शिक्षक आज संभाले हुए हैं। जी जगदीश जी, जैसा कि आपने भी जिक्र किया था कि कई ऐसे शिक्षक हैं जो ओवर एज हो चुके हैं और जो सरकार के जो मापदंड होते हैं उसमें फिक्स नहीं आते, तो उन लोगों के लिए आप लोग की क्या मांगे हैं? अब ओवर एज तो मैम लगातार कंटिन्यूज हम लोग अतिथि शिक्षक पद पर काम कर रहे हैं, तो उस प्रणाली में अगर ये काम करते हुए हमारी एक विभागीय परीक्षा लेकर हमें नियमित कर दे,
अतिथि शिक्षकों को 9 वर्ष की आयु में छूट दी गई है कि अतिथि शिक्षक अगर अप्लाई शिक्षक विभाग में करते हैं तो 9 वर्ष में उनकी आयु की छूट है। आप बताइए शिक्षक भर्ती की परीक्षाएं कब हुई और भर्ती आज तक शिक्षकों की नहीं हुई। इस प्रकार से अगर सरकार का रवैया रहा तो हम तो ओवर एज हो चुके हैं। 9 वर्ष की आयु में छूट देने के बाद भी लगभग 20,000 अतिथि शिक्षक ओवर एज हो चुके हैं। उनके माँ बाप अपनी बुढ़ियाती आंखों से उनकी तरफ देखते हैं कि मेरा बच्चा 15 वर्ष से मान साहब है, वो नियमित होगा तो मेरे घर को विधिवत चला पाएगा। हम आपको इतनी दयनीय करुणा से बता रहे हैं कि हम दीपावली पे अपने बच्चों को मन चाहे मिठाई तक नहीं खिला सकते, अपने माँ बाप को कोई यात्रा तक नहीं करा सकते, लेकिन एक आशा से हम नौकरी कर रहे हैं कि शिवराज सिंह जी चौहान हर वर्ग को दे रहा है। आप बताइए अतिथि शिक्षक और अतिथि विद्वान में समान स्थिति है। अतिथि विद्वानों को आपने 12 माह का सेवाकाल और 62 वर्ष की आयु तक उनका भविष्य सुरक्षित कर दिया। मौका मिलने पर आप उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करते जाओगे। हम भी तो वही कह रहे हैं कि जब हम दोनों एक के दर के लोग हैं तो एक तरफ आप उनको दे रहे हो और हम लोगों की आप परवाह भी नहीं कर रहे हो। जबकि आपको सत्य बताए सामूहिक रूप से मध्य प्रदेश में कम से कम 100 अतिथि शिक्षक आर्थिक तंगी के कारण फांसी जैसी कदम उठा चुके हैं। हम हजारों बार उनसे निवेदन करते हैं कि इस प्रकार का कदम न उठाए, हम सरकार से लेंगे। अब अगर ऐसा नहीं होता है तो हम करो या मरो का आंदोलन करेंगे और आंदोलन बहुत विकराल होगा। हम सरकार से इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं कि आप या तो हमें इच्छा मृत्यु दे दो या हमें नौकरी दो, लेकिन हमें मालूम है सहृदय मुख्यमंत्री है, सबका भला करते हैं। निश्चित अतिथि शिक्षकों की वो कोई नीति अपनाएंगे, लेकिन एक बार हमसे मिल ले, क्योंकि अधिकारी कितनी गड़बड़ियां करना है हम उन्हें बताना चाहते हैं। जी जगदीश जी, अभी आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया का जिक्र किया था कि वो आप लोगों से मिलने आए थे, वादा भी किया था कि जो आप लोग की मांगे हैं, जो परेशानियां उसको दूर करेंगे। सिंधिया आप लोग कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ गए हैं। बीजेपी की सरकार को मध्य प्रदेश में 1 साल का कार्यकाल भी पूरा हो गया, लेकिन अभी तक आप लोग की मांगे जो है वो मानी नहीं है। क्या आप लोगों ने सिंधिया से दोबारा संपर्क करने की कोशिश की, ऐसा कुछ हुआ है? जी हाँ, सिंधिया जी से हम मिलने पूरे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक ग्वालियर गए, उनके किले के सामने बैठे। सिंधिया जी ने हमसे मिलने से मना कर दिया। फिर सिंधिया जी जब भोपाल आए, अभी हमारा एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला, हमारे पीएम भाई हैं, उनके नेतृत्व में सिंधिया जी से बात हुई है। सिंधिया जी ने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री जी से चर्चा करूंगा। उसके बाद वो आवेदन लेकर वो सीधे ग्वालियर चले गए। तो सिंधिया जी सिर्फ हमारे कंधों का उपयोग करके और सत्ता में आ गए हैं और अपना काम स्थापित कर दिया, लेकिन हमें आज भी उनसे उम्मीद है। आप महाराजा हो, हम आपकी प्रजा है, वही हम लोग हमारी पेट की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने हमारे कंधे का उपयोग करके सत्ताएं बदल दी, अपने लोगों को स्थापित कर दिया, हम लोगों को भी स्थापित कर दीजिए। आज आपका बोलबाला है, शिवराज सिंह जी चौहान भी आपकी बात मानते हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। हम तो सबसे दयनीय हालत में मात्र छोटे से वेतन पे अपने परिवार को चला रहे हैं। हम क्या बताएं आपको घरों की क्या स्थितियां हैं। लॉकडाउन का वेतन भी सरकार सबको दे रही है, लेकिन अतिथि शिक्षकों को नहीं। एक बार देने का प्रयास करा तो अधिकारी फिर मनमानी कर रहे हैं, वो वेतन निकलने नहीं दे रहे। जी जगदीश जी, आप लोग की मुख्य मांगे अगर सरकार के सामने रखी जाए तो वो क्या क्या है, वो आप एक बार उन तमाम लोगों को बता दें। कई तो यहाँ पे शिक्षक ही जुड़े जाते हैं, शिक्षक है, लेकिन जो दूसरे लोग हैं उनको भी पता चले कि आप लोगों की मांगे क्या है। हमारी सिर्फ एक मांग है कि आप आईटी यानी शिक्षा के अधिकार के नियम की बात करते हो, हम भी आपकी बात करते हैं। शिक्षा के अधिकार नियम को आप फॉलो करिए, हम उसका विरोध नहीं करते, क्योंकि वो एक नियम है। आप अगर उस नियम में लेने चाहते हो तो हमें हमारे 15 साल की शिक्षा का लाभ देते हुए एक आप हमारी परीक्षा करवा लो, विभागीय परीक्षा, जैसे आपने गुरुजियों की करवाई थी। गुरुजी प्रौढ़ शिक्षा में पहले पढ़ाते थे, उन लोगों की इनने शिक्षकों से अलग से परीक्षाएं करवाई थी। और मैं आपको एक और बात बताऊं, उन गुरुजियों की 3 बार परीक्षा हुई। 3 बार परीक्षा में अनेक गुरुजी फेल हो गए। 3 बार परीक्षा देने के बावजूद 7,000 गुरुजी बचे, उनको बिना परीक्षा दिए ही नियमित कर दिया। वो आज शिक्षक है परमानेंट। उसी आधार पर हम तो आपसे एक बार की निवेदन कर रहे हैं, एक बार आप विभागीय परीक्षा हम लोगों की ले लो। सारे आपके जो मापदंड है उनका राउंड आते हैं तो हमको शिक्षक आप बना दीजिए, हमारी मांग पूरी हो जाएगी। हम कोई आपसे अलग से नहीं, हम परीक्षा देने को तैयार है। हम वेल एजुकेटेड लोग हैं, मेरिट के आधार पर हमारा चयन होता है। हम आवेदन करते हैं, पूरे आवेदन मंगवाए जाते हैं और मेरिट सूची बनाई जाती है, उस आधार पर हमारा चयन होता है। हम बीएड धारी हैं, प्रशिक्षित लोग हैं।
15 वर्षों से हम प्रशिक्षण कर रहे हैं और परीक्षा लेकर जो लोग डीएड पेड नहीं है उनको 2 वर्ष का मौका दे दीजिए आप, वो आपको डीएड पेड करके आपकी परीक्षा में बैठ जाएंगे। हम कोई बड़ी चीज नहीं मांग रहे, हम तो कहते हैं अगर आपके बजट पे फर्क पड़ रहा है कि हमें वेतन ज्यादा देने से आपका बजट अस्थिर होगा, तो हम जिस वेतन पर आज काम कर रहे हैं हम 3 वर्षों तक उन्हीं वेतन पर काम करने को तैयार है। आपका बजट सही हो जाए तो हमें शिक्षक की बात ही वेतन दे देना, हम हर चीज में तैयार है। सरकार बातचीत तो करे, सरकार बातचीत करने को तैयार नहीं आतंक से। जगदीश जी, सीएम राइज योजना को लेकर अतिथि शिक्षकों ने ऑब्जेक्शन जो है वो जाहिर किया है, आखिर इसमें क्या दिक्कत, क्या परेशानी आपको नजर आ रही है तमाम शिक्षकों के लिए? सीएम राइज योजना में आपको बता देना चाहता हूँ आदरणीय आकांक्षा जी, सीएम राइज योजना ये है कि शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है जो बचा हुआ है, वो प्राइवेट सेक्शन की ओर जा रहा है। बड़ी एक जिले में जैसे 50 विद्यालय, उन विद्यालयों के बीच में एक बड़ा विद्यालय बनाया जा रहा है जिसमें 2 से 5 हजार विद्यार्थी पढ़ सके सभी भौतिक सुविधाओं के साथ। उसमें पूरे क्षेत्र के विद्यालयों के लिए बस चलाई जाएगी और सारे विद्यार्थियों को एक ही विद्यालय में रखा जाएगा। आसपास के जितने विद्यालय सब बंद होंगे। इस आधार का मतलब मध्य प्रदेश के 1 लाख विद्यालय बंद होंगे। अब आप ये बताइए कि मध्य प्रदेश के 1 लाख विद्यालय बंद करने पर उनमें पढ़ा रहे लाखों शिक्षक और हम 70,000 75,000 अतिथि शिक्षक कहाँ जाएंगे? उनका भविष्य कैसा होगा? उनको अगर आप सीएम राइज में एडजस्ट भी कर देंगे तो बड़ी बड़ी कंपनियों को आप वो विद्यालय देने वाले हो, वो उनके आधार पर प्राइवेटीकरण करेंगे। इससे शिक्षा व्यवस्था का स्तर बहुत खराब होगा। इसलिए मध्य प्रदेश का पूरे शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षक, अतिथि शिक्षक, वरिष्ठ शिक्षक सब इस सीएम राइज योजना का विरोध कर रहे हैं। इस प्रकार की कोई योजना सीएम को लागू नहीं करनी चाहिए। जी, तो कहीं ना कहीं आप लोग को लगता है कि ये योजना लेकर जो है सरकार शिक्षा को प्राइवेटाइज करने की कोशिश जो है वो कर रही है, और अगर ऐसा होता है तो फिर जो तमाम शिक्षक हैं गवर्नमेंट वो कहाँ जाएंगे, ये बड़ा आप लोग का कंसर्न है। जगदीश जी, आप लोग को क्या लगता है किस तरीके से भर्ती प्रक्रिया शुरू हो रही है? हालांकि जो नंबर था भर्ती करने के लिए वो 40,000 के लगभग था, लेकिन अभी सिर्फ 22,000 शिक्षकों की भर्ती हो रही है। तो आपको क्या लगता है, क्या आने वाले समय में सरकार आप लोगों की मांग मानेगी? क्या इस और सरकार भर्ती आपको नजर आ रही है? मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, सरकार को हमारी बात इसलिए माननी पड़ेगी क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था लागू कर मध्य प्रदेश के लगभग 1 लाख परिवारों का भविष्य सुरक्षित किया था। अतिथि शिक्षक में लगाकर अगर वो इस प्रकार से अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित नहीं करते हैं नियमितीकरण कर तो आप मान के चलिए कि मध्य प्रदेश में हमारे परिवारों सहित लाखों लोगों का भविष्य अंधकार में करती है। और उनको हम भोपाल में अगर जाएंगे तो हमें इच्छा मृत्यु उनको देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप घर आएंगे तो हमारे अपने माँ बाप के सपने को हम तोड़ नहीं सकते। इस आधार पर अतिथि शिक्षक काफी दुखी है, मुख्यमंत्री जी को देना पड़ेगा। चाहे भोपाल में हम रात दिन अपने प्राणों को त्यागते, पर अब उठने वाले नियम कोरोना आ गया था, नहीं तो 1.5 महीने तक लगातार 2 महीने तक हम भोपाल में साजनी पार्क में धरना देते रहे। हमारे कई लोग बीमार हो गए, हम उठे नहीं, लेकिन कोरोना काल में सरकार के नियमों का पालन किया। हमारी स्थिति आप देख सकते हैं, अभी अंधेरे में बैठे हुए हम लोग लाइट के उजाले में, हमारे पास बिजली भरने का बिल नहीं है, मैम लाइट काटी जा चुकी है। इस प्रकार की स्थिति प्रदेश अध्यक्ष की है तो हम अतिथि शिक्षकों की क्या होगी? इतनी विकट स्थिति हम सीएम साहब तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि आप इस प्रकार की स्थिति को देखिए, मुख्यमंत्री जी हमसे चर्चा करिए। कुल मिलाकर आपकी मांग है कि सरकार को जो है वो आपकी बातें सुननी चाहिए, लेकिन सरकार जो है वो बात सुनने के लिए भी अवेलेबल नहीं है। शास्त्री जी, क्या अतिथि शिक्षक दोबारा वैसा ही आंदोलन करेंगे मध्य प्रदेश में जैसा हमने पिछली बार देखा था जब आप लोग 2 महीने तक जो है भोपाल में डेरा जमाए हुए थे? बिल्कुल करना पड़ेगा ना मैम, क्या करेंगे? हम लोगों को तो लड़ना ही है और सरकार से हम लड़ना नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं कि एक बार मुख्यमंत्री जी हमसे बैठकर चर्चा करें, आपस में बैठकर सामंजस्य स्थापित करके जो भी एक रास्ता निकलता है वो निकले और हमारा भी भविष्य सुरक्षित हो। और हम भी कोई सरकार का विरोध नहीं करना चाहते, क्योंकि वर्तमान में जो सरकार हमें देगी, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि हम हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में अगर उन लोगों ने हमारी बातें नहीं मानी, अधिकारियों की बातों में आकर और हम लोगों के भविष्य को बर्बाद करने का अगर प्रयास किया, तो निश्चित तौर पर हम भोपाल में
डेरा डालेंगे और ऐसा डेरा डालेंगे अब कि चाहे कोरोना कितनी बड़ी स्थिति में, कोरोना से बड़ी महामारी आ जाए तो भी वहां से उठने वाले अब नहीं है, क्योंकि रोज तिल कर मरने से अच्छा है कि एक बार निपट लिया जाए। इस आधार पर हम लोग तैयारी के साथ हैं। जी जगदीश जी, तो कुल मिलाकर अतिथि शिक्षकों की जो मांग है वो सरकार पूरी नहीं कर रही है और आप लोग इस बात को लेकर बहुत दृढ़ निश्चय आप लोग का है कि सरकार नहीं मानेगी तो एक बार फिर उचित रखने का इनफैक्ट उससे ज्यादा बड़ा आंदोलन जो है आप लोग करेंगे। हालांकि लगातार आप लोग की कोशिश है कि सरकार बातों से मान जाए और इस तरह के आंदोलन की जरूरत ना पड़े। और मैं भी इस बात की आशा करूंगी कि अगर इस लाइव के माध्यम से ये बात आप लोगों की जो है वो तमाम लोगों तक पहुंचे, सरकार के नुमाइंदों तक पहुंचे और वो आप लोग को जो आप लोग की पेंडिंग भर्ती, आप लोग का जो पेंडिंग जो हक है वो आप लोग को मिले, यही मैं आशा करूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया जब वक्त देने के लिए, यहाँ पर आकर लोगों को अपनी तमाम परेशानियां और जो भी आप लोगों के मुद्दे हैं वो समझाने के लिए धन्यवाद। Thanks for watching. Like and comments and subscribe.